तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये है लैंड रिफॉर्म्स जुड़ा हुआ। ठीक है दोस्तों, तो लैंड रिफॉर्म्स के साथ ये दो चीज़ों को जोड़ रहे हैं, इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। वो कह रहे हैं दुनिया भर में देखने को मिलता है, ऐसे रिसर्च सामने बताती है कि लैंड रिफॉर्म्स जहाँ जहाँ पे किए जाते हैं वहाँ पर इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी दोनों ही रिड्यूस हो जाती हैं, बढ़िया तरीके से काम करता है। तो आपको क्या लगता है कि भारत में ऐसा कुछ हो पाया? ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी पॉवर्टी की बात कर रहे हैं। देखो, अगर ना मान लीजिए आपको उसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो ऐसे सवाल कैसे बनाएं, है ना, कैसे लिखें, वही एक सवाल है हमारे सामने। अगर नॉलेज होती, स्ट्रक्चर अच्छा बना पाते तो हम लिख ही लेते। लेकिन सीखना यहीं पर है कि नॉलेज अगर रिलेटिवली कम है या नॉलेज है तो ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहे, क्या करें। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि नॉलेज थोड़ी कम वाले हम फेज में हैं, अभी कैसे आंसर बनाएं। तो देखो, लैंड रिफॉर्म्स की पर्टिकुलरली बात करूँ मैं, तो लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको मैं बेसिक से ना जो दो तीन बातें बताऊंगा, उन बातों पर हम बिल्ड कर सकते हैं, अच्छा आंसर बना सकते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं इनइक्वालिटी पॉवर्टी कम हुई। दोस्तों आप मुझे बताइए एक सरल शब्दों में जवाब, क्या हमारे देश में इनइक्वालिटी पॉवर्टी खत्म हो गई? नहीं ना, बढ़ी है ना पहले से। तो अगर पहले से बड़ी है, दैट मीन्स लैंड रिफॉर्म्स कुछ जैसे चमत्कारी काम नहीं कर पाए होंगे। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर ऐसे हाँ, काम अच्छा था, अटेम्प्ट अच्छा किया, बट मोस्टली फेल्ड। ठीक है, तो क्योंकि आज भी हमें इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, पॉवर्टी देखने को मिलती है। आप कहें सर मेरे को डेटा नहीं पता, डेटा की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमें बस स्ट्रक्चर्ड तरीके से और आर्ग्यूमेंट अच्छा करते हुए हमें अपना आंसर प्रूव करना है। ठीक है, देन लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आपको समझाता हूँ मैं, दो तीन एक जो क्विक जो होता है ना, ब्रह्मास्त्र गुरु मंत्र देता हूँ आपको मैं। तो लैंड रिफॉर्म्स होते क्या है कि देखो, लैंड को हम रिफॉर्म करना क्या है, क्या हमने ज़मीन को बढ़िया बनाना है, सुंदर बनाना है, करना क्या है? नहीं, अरे सिंपल सी चीज़ है कि लैंड का कोई ओनर होता है। लैंड में दो तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं कि कौन ओनर है एंड देन उसके बाद कौन कल्टीवेटर है। ठीक है, बात ध्यान रखना। एंड उसके बाद कौन टेनेंट है। तीन चीज़ें होती हैं, ये तीनों एक भी इंसान हो सकते हैं, ये तीनों अलग अलग हो सकते हैं। ओनर की ज़मीन किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसके नाम पर रजिस्टर्ड होगी उस वही ओनर कहलाएगा। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म का पहला जो आइडिया था दैट वाज कि ओनरशिप को स्प्रेड करना। ठीक है, कि अगर किसी के पास बहुत सारी जमींदार थे बड़े बड़े, तो उनको जमींदारों को ऐसे कि उनके पास हजारों एकड़ जमीन थी, तो वो डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, वो लैंड उनसे लेकर डिस्ट्रीब्यूट करना। देन उस पर कोई खेती बाड़ी कर रहा था, जो खेती बाड़ी कर रहा था उसको हमने खेती बाड़ी करने वाले को राइट्स देना कि आप अगर जो बहुत टाइम से खेती बाड़ी कर रहे हैं, जमीन आपकी है। ठीक है, एंड तो सरकार ने सोचा ऐसा कि कल्टीवेटर को हम जमीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो जमींदारों से बहुत जमीन आएगी उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कल्टीवेटर में। देन हो सकता है कि जरूरी नहीं है ना मेरे पास जमीन है मैं उस पर खेती बाड़ी करूं, मैं किसी को किराएदार भी रख सकता हूं ना, कि आप मेरी जमीन पे चाहे खेती बाड़ी करना कर सकते हैं, मुझे आप किराया देते रहना। ठीक है, तो टेनेंट, तीन तरह की चीजें थी। तीनों मैं अगेन रिपीट करता हूं, तीनों सेम भी हो सकते हैं। बंदे जो ओनर है वही खुद ही कल्टीवेटर भी है, एंड मतलब कि कहने का भाव है टेनेंट खुद तो टेनेंट नहीं बन जाएगा, तो वही ओनर कल्टीवेटर भी हो सकता है, एंड डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन्हीं चीज़ों को थोड़ा बढ़िया सिस्टम बनाना, लीगलाइज करना, ये लैंड रिफॉर्म 1947 के बाद हमने शुरू किया, आज़ादी के बाद। तो अब हुआ क्या, तो इसीलिए जब लैंड रिफॉर्म शुरू करते हैं हमने भारत में, हमने सोचा कि चलिए लैंड रिकॉर्ड बढ़िया करते हैं, जमींदारों को ख़त्म करते हैं। तो इसीलिए हमारे देश में पर्टिकुलरली जो ये प्रोसेस चलता रहा, तो हमारे देश में ना लैंड रिफॉर्म्स अगर हम बोले 1950s में शुरू होते हैं, तो 1950s में लैंड रिफॉर्म शुरू होते हैं। एंड देखो, हमारे देश में पैरेलली कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया। कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास एक आर्टिकल था, जो फंडामेंटल आर्टिकल था वो था राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको हमने हटा दिया। कौन सा आर्टिकल था मुझे बताएं कमेंट्स में। ठीक है, आर्टिकल 31 आ गया। ठीक है, अगर हो भी सकता है या 25 था, 25 तो नहीं होगा, 31 लग रहा है। चलो, राइट टू प्रॉपर्टी था फंडामेंटल राइट, अभी तो लेटली हमने अमेंड करके हटा दिया उसको, एक हमने नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। आर्टिकल 300 301 की तरफ नजर आता है। लेकिन उसके पहले जो फंडामेंटल राइट था हमारे पास, राइट टू प्रॉपर्टी, कि हम जमीन रख सकते हैं, लेकिन वहां पर सरकार कह रही है कि नहीं, आपकी हम जमीन लेकर हम जब्त कर लेंगे एंड हम बांट देंगे लैंडलेस लोगों के पास। तो इसके कारण बहुत सारे जो कोर्ट केसेस शुरू हो गए, तो जुडिशरी का इंटरवेंशन शुरू हो गया कि सर ये तो हमारी जमीन लेने पहुंच गई सरकार, वहां पे तो फंडामेंटल राइट लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बहुत जो तनातनी चल रही थी सेंटर एंड मतलब सरकार के, जो स्टेट गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में, तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके एक शेड्यूल निकाला, 9th शेड्यूल में डाल दिया लैंड से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं वो कर दिया जुडिशरी के बियॉन्ड, कि जुडिशरी इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता, सेंटर जो बोल देगा वही होगा। ठीक है, दैट्स इट। तो उसके बाद जुडिशरी ने फाइनली केशवानंदा भारती एक्सेट्रा में बात भी की थी कि ये नहीं, ऐसे ही बात सही नहीं की। तो 1950s की डेवलपमेंट है सारी की सारी ये वाली। एंड जहां पर सरकार चाह रही है कुछ लैंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, जुडिशरी वहां पर कह रही है कि वायलेट कर रहे हैं राइट्स को, आप इसको सही से इमेजिन नहीं कर रहे। एंड उसके बाद बहुत वहां पे जो तनाव के साथ साथ देखा गया कि लैंड डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रुक गया। तो लैंड रिफॉर्म्स को जो हमारा जो प्राइमरी आइडिया था कि लैंड को हम जो कल्टीवेशन, ओनरशिप एंड टेनेंसी को
रिफॉर्म करेंगे, वो नहीं हो पाया। देश में भुखमरी मच गई थी 60s में आते आते, जो हमारे चाइना से पाकिस्तान से लड़ाई भी हो गई, तो इसलिए भुखमरी इंपॉर्टेंट मुद्दा बन गया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, तो लैंड एलआर ने जीआर ने एलआर की जगह ले ली। ठीक है, तो ये अपने थोड़े दिमाग में पिक्चर क्लियर रखना कि लैंड रिफॉर्म्स थे, लेकिन लैंड रिफॉर्म्स पीछे रह गए, कोर्ट केसेस में दुनिया उलझी पड़ी है, एंड देन ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। ग्रीन रेवोल्यूशन से कुछ कुछ जगहों पे फोकस हुआ, देश की जो पैदावार बढ़ी एंड जो ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ा, उससे देश थोड़ा संपन्न भी हुआ। एमएसपी वगैरह आने से नई नई तरह के मुद्दे आए, लेकिन हमारा देश एलआर को भूल गया। 89 तक आते आते तो कोर्ट ने ये भी कह दिया था कि जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो लीगल डॉक्यूमेंट हम मानेंगे नहीं, क्योंकि बहुत बार जो जाति से बनाया जाता है, बहुत बार धक्के से बनाया जाता है। तो इसलिए कोर्ट ने ये कहा कि जो कोई खास बहुत ये जो सैंक्टिटी नहीं है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की, जो कि हमें दर्शाता भी है कि लैंड रिफॉर्म्स कितनी एक सैड रियलिटी रही है हमारे देश में, एंड ओवरऑल एक बिग मेजर फेलियर। तो 4 फेजेस में गुजरा। ठीक है, पहला फेज है 50s वाला, बहुत हाई एंथुजियाज्म है सरकार का लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने का, एंड 3 चीज़ों पर काम करते हैं वो। ठीक है, इसको प्लीज़ दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इंटरमीडियरीज है ना, जो जमींदार वगैरह रहते हैं, उनको खत्म करना, कि जमींदार नहीं रहेंगे, कि या तो आप ओनर होंगे या कल्टीवेटर या टेनेंट होंगे। ठीक है, टेनेंसी को रिफॉर्म करना कि अगर आप किराएदार हैं तो ऐसे ज़बरदस्ती कभी भी आपको एविक्ट नहीं कर सकते, या किसी और को ज़मीन पे आप किराएदार हैं तो उसको हड़प नहीं सकते, है ना। एंड देन रीडिस्ट्रीब्यूशन करना, जो मैंने आपको बताया, एक्सेस जो ज़मीन होगी हम आपसे एक लिमिट रख देंगे, इसके ऊपर आप ज़मीन नहीं रख सकते, बाकी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों में। ओके, देन उसके बाद सिर्फ इंटरमीडियरीज ही हट पाए, जमींदारी हमने बिल्कुल देश से गायब करा दी ऑलमोस्ट, लेकिन बाकी कुछ नहीं हो पाया। जमींदारी भी एक तरह से मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से जो वो भी एक लगा कि बहुत धक्का ही हुआ कि कैसे हुआ जमींदारी, कि सरकार ने रख दिया, मान लो कि 300 एकड़ की एक इंसान 300 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं रख सकता। अरे परिवार में 5 लोग थे, 7-10 लोग थे, तो 300 एकड़, पहले तो ये लिमिट इतनी ज़्यादा रखी आपने कि 300 एकड़ ज़मीन अगर ऑलरेडी किसी के पास है तो वो तो पहली बहुत ज़्यादा ज़मीन है। उसके बाद अगर परिवार में 5 जन थे तो 1500 एकड़ तो परिवार में आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली उन्होंने, एंड जो लैंड किसी को देने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। तो इसीलिए एक तरह से देखें, बड़े बड़े जमींदारों ने आपस में, रिश्तेदारों में ज़मीन बांट दी। मान लो किसी के पास थी 5000 एकड़ ज़मीन थी, तो अभी 1500 ही आपस में कर पाए, क्या करेंगे, तो वहाँ पर जो उनके घर में जो लोग काम करते थे, जो मजदूर थे, उनके नाम पे ट्रांसफ़र कर दी उन्होंने ज़मीन, ज़मींदारों ने, एंड अकॉर्डिंगली कहा कि आपको पता ही है ना, ज़मीन है तो हमारी, बस हम आपके नाम ट्रांसफ़र कर रहे हैं ताकि हमारे घर से बाहर ना जाए ज़मीन। तो इसलिए उसको वहाँ पर जन्म हुआ एक नई चीज़ का, बेनामी प्रॉपर्टी का, कि कहने को तो वो किसी जो वर्कर के या घर में काम करने वाले किसी दिहाड़ीदार के नाम पे कर दी गई, लेकिन ज़मीन थी ज़मींदार की ही, तो इसलिए बेनामी प्रॉपर्टीज़ का जन्म होता है वहाँ पर। तो एंड बेनामी ट्रांजैक्शंस आप सुनते होगे ना आजकल कि होती किसी और के, लेकिन नाम किसी और के दिखाई देती है। ओके, ठीक है, तो उसके बाद 70s का दौर आता है, तो अटेंशन थोड़ा सा अनकल्टिवेटेड लैंड की तरफ जाती है कि वहाँ पर कल्टिवेशन शुरू करें। कोई खास उत्साह नहीं है, लेकिन स्टिल जो ग्रीन रेवोल्यूशन का यहाँ छवि नज़र आती है कि हम प्रोडक्शन चाहते हैं बढ़ाना। 80s 90s के बीच में तो हमारे देश में वाटरशेड डेवलपमेंट की बात होती है, ड्रॉट एरिया, जो प्रोन एरियाज़ को बचाने की, डेजर्ट एरिया की ऐसी ज़मीनें जहाँ पर जो बंजर होती जा रही हैं, या फिर जहाँ सिंचाई पहुँचाई जाए, उस पर फोकस आता है। लेकिन जो लेटली जो फेज़ चल रहा है अभी वाला, वो वाला फेज़ में हम लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक चाहते हैं करना, कि लैंड के रिकॉर्ड्स सही होंगे तो हम बढ़िया काम कर सकते हैं। हम जो अगर किसी को रीडिस्ट्रीब्यूट करके ज़मीन हम पहुँचाएंगे भी किसी के पास, तो वो ज़मीन उसके पास मालिकाना हक के लेके कागज़ होने चाहिए, बढ़िया कागज़। तो बहुत सारे डिजिटाइजेशन भी कर दिए। जो हमारे पहले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका बहुत फेवरेट प्रोजेक्ट था कि लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करवाओ, उसी से ही हम बढ़िया तरीके से लैंड रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। वरना कोई भी कभी भी अंदर आके कागज़ों को फेरबदल कर देगा, किसी की ज़मीन कभी भी वापस चली जाएगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। उसमें अगर हम बोलें कि इससे गरीबी कम हुई नहीं हुई, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं, तो चैलेंजेस समझ लेते हैं। ठीक है, चैलेंजेस क्या होते हैं कि जो सीलिंग लगाना ही पहले बहुत मुश्किल है कि कितनी सीलिंग लगाई जाए। एंड जो इनिशियली लगाई गई थी इंडिविजुअल, मैंने आपको बताया 300 एकड़, अगर 500 एकड़, 50 एकड़, 100 एकड़ इंडिविजुअल के नाम पर है, घर में 10 जन है, 10 जन के नाम डिस्ट्रीब्यूट होगी ज़मीन। एंड देन कई जगह पे तो इंडिविजुअल सीलिंग ही इतनी ज़्यादा थी कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, लैंड पहले ही जो इतनी लैंड तो होती नहीं। एंड देन कॉन्सनट्रेटेड पहले ही थी और अभी भी रहेगी, परिवार में इतनी ज़्यादा आपने सीलिंग रख दी। एंड लीगल पिटिशंस की बाढ़ आ गई, शेड्यूल 9 का जन्म होता है, जो जुडिशरी एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जंग शुरू होती है, वो वाली बात। एंड देन लैंड फ्रेगमेंटेशन होनी शुरू हो जाती है कि छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे हो गए, तो छोटे छोटे टुकड़ों पर ट्रैक्टर लेकर आना, फर्टिलाइजर लेकर आना बहुत महंगा पड़ता है। बड़ा, अगर मेरे पास बड़ा टुकड़ा हो, उस
पर ट्रैक्टर भी बढ़िया काम कर सकता है, एंड फर्टिलाइजर ज़्यादा खरीद के लाऊंगा, थोड़ा शायद सस्ता भी मिले मुझे, है ना। एंड देन सीड्स वगैरह उस पर मुझे अगर जो मजदूर रखना है, छोटे ज़मीन के लिए मैं मजदूर रखूँगा, हो सकता है पूरा दिन शायद वो काम इतना ना हो उनके पास करने के लिए, उनको 2 जगह और काम करना पड़ेगा, लेकिन बड़े उस पर हम बेहतर तरह से अपने वर्कर्स को एंड अपने एम्प्लॉयज़ को यूज़ भी कर सकते हैं। तो मल्टीपल चीज़ें थी, लैंड फ्रेगमेंटेशन भी शुरू हो गई इससे। एंड देन मार्जिनल फार्मर्स थे, उनको पर्टिकुलरली देखा गया, मार्जिनल फार्मर्स को तो एविक्ट कर दिया गया, क्योंकि ऐसे था ना, जो अगर जो ओनर था, जो वो बात की गई, जो लैंड को कल्टीवेट करता आ रहा है, कल्टीवेटर को ही हम बना देंगे ओनर, ठीक है। तो कल्टीवेटर को भगा दिया बहुत सारे ओनर्स ने कि भागो आप, ठीक है, हम खुद ही देखेंगे ज़मीन कुछ टाइम के लिए, वरना ज़मीन चली जाएगी हाथ से। देन जो अमीर थे, बड़े बड़े जो किसान थे, वो रिच जो फार्मर्स थे, उन्होंने लैंडलॉर्ड वगैरह खुद तो थे ही पहले, एंड पॉलिटिकल पावर में आ गए, अपने फेवर के ही लॉज बनाते चले गए। इल्ज़ाम भी लगता है, तो मूवमेंट्स आती हैं, बिहार में देखते हैं हम, नक्सलवाड़ी मूवमेंट आती है बंगाल वगैरह में, कि ज़मीन की डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पा रही, हम बोलते हैं गरीबी वहाँ पर हटाने की बजाय वायलेंस का रुख भी हमें नज़र आता है, कि वायलेंस भी वहाँ पर अपना ली गई इसको पूरा करने के लिए। ओके, ठीक है। तो इसीलिए अब पर्टिकुलरली पूरी जो लैंडलेस लेबर्स एक्सेट्रा वगैरह की पूरी जो एक पुकार थी, वो कहीं दब के रह गई, नक्सलवाड़ी मूवमेंट वगैरह आ गई शुरू, सरकार नक्सलवाड़ी मूवमेंट को दबाने में लग गई, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पर हमें नज़र आता है कि पूरी की पूरी जो गरीब की जो लैंडलेस लेबर की पुकार थी, वो बीच में कहीं रह गई। ओके, अभी कर क्या रहे हैं हम, ठीक है। अभी हमने देखा है कि पर्टिकुलरली जो पिछले कुछ सालों में, कि जो हमारे पास बहुत सारी जो ज़मीन है जो खेती बाड़ी में यूज़ होती थी, वो अभी डाइवर्ट होने शुरू हो गई है। जो हमारा नेट जोन एरिया है, थोड़ा जो ऊपर नीचे होता रहता है वैसे, लेकिन रिड्यूस हुआ है। हमारी फूड सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट हो सकता है इससे, क्योंकि लेकिन शायद फूड सिक्योरिटी को नहीं होगा, क्योंकि हमारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो प्रोडक्टिविटी अगर हमारी इंप्रूव हो जाए, तो हम कम एरिया से भी ज़्यादा सामान बना सकते हैं। ओके, अब अनइवन लैंड डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे यहाँ पर, कि किसी के पास बहुत सारी ज़मीन है आज भी, किसी के पास बहुत कम है, एंड इट्स अ फेलियर ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। अनइवन है मतलब दैट मीन्स इनइक्वालिटी है। कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स बहुत जगहों पर हो चुकी है, लेकिन बहुत जगहों पर अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है, एंड एक्यूरेट है या नहीं, उस पर भी सवाल चलते रहते हैं। देन वहाँ पर अब जो एग्रीकल्चरल जो लैंड है, उसको डाइवर्ट करने के लिए फॉर नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेज, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एटसेट्रा वगैरह, तो एंड इवन ट्राइबल एविक्शन भी हो जाती है। तो उस पर्टिकुलर जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के चलते, ये इट्स अ न्यू काइंड ऑफ अ चैलेंज। अगर देश को अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर बनाना है, सड़कें, और जो आप तो अभी जैसे डेडिकेटेड जो फ्रेट कॉरिडोर्स बनाने की बात करते हैं, एंड नया नया बड़े बड़े ब्रिजेस बनाने की बात करते हैं, कैसे बन पाएंगे ना। तो अगर जो लैंड को हम अगर रीडायरेक्ट नहीं करेंगे किसी नई तरफ, तो इसलिए हमारे पास लैंड जो रिफॉर्म्स का एक नई दिशा भी चाहिए। उसके बाद अगर हम बोलें कि इकोनॉमिक इंपेरेटिव चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स कि अगर हम, जैसे आप अगर किसी से पूछें कि आज आप किसानी की चाहते हैं करना है या आईटी फर्म में, तो बहुत से लोग कहते हैं हमें आईटी फर्म में जॉब करनी है। तो इसलिए इकोनॉमिक इंपेरेटिव चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे सर्विस सेक्टर का राइज होता है दोस्तों, एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटिवली थोड़ा गरीब नजर आता है, तो इसलिए सर्विस सेक्टर के आगे एग्रीकल्चर सेक्टर थोड़ा हार जाता है। अकॉर्डिंगली बहुत से लोग इसलिए इस पर फोकस करना चाहते ही नहीं लैंड रिफॉर्म्स पर। हम चाहते हैं कि हमारी एग्रीकल्चरल जो पॉपुलेशन है वो रीडायरेक्ट होकर सर्विसेज की तरफ भी आए। एंड देन इकोलॉजिकल बैलेंस है हमारे यहाँ पर जो प्रिजर्व करना हमें, कि एग्रीकल्चर को हम, लैंड को हम ओवर एक्सप्लॉइट ना करें, ताकि हमारा थोड़ा बैलेंस भी मेंटेन रहे। एंड देन जो प्रॉपर्टी को लेकर जो हमारे यहाँ पे नई नई तरह की रेजीम्स रहती हैं, हर एक स्टेट में लॉ चेंज हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी इज एट सेपरेट इशू। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास, लेकिन अभी हम जो पिछले कुछ सालों में काम करते आए, तो हमारे पास कुछ खास चीज़ें भी हैं कि अगर हम रिसोर्सेज को बढ़िया तरीके से यूज़ करें, लैंड सीलिंग को हम अगर इम्प्लीमेंट कर पाएँ, लैंड पोजीशन को अगर हम रजिस्ट्रेशन कर पाएँ टेनेंसी की, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि हम लैंड रिफॉर्म्स को बढ़िया से इंप्लीमेंट कर सकते हैं ना। हमें ये पॉइंट तो पता होना चाहिए एग्जाम में लिखने के लिए। देन प्रोडक्शन लेवल बढ़ाएं, तो हमें बहुत सारी लैंड की रिक्वायरमेंट वैसे ही कम हो जाएगी। इट्स ए गुड इंसेंटिव। एक्सप्लॉयटेशन, जैसे अगर हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं पर्टिकुलरली, तो ऐसे बहुत से किसान हैं आज भी जो पर्टिकुलरली जो कि अपना जैसे किराया भी नहीं निकाल पाते, तो वो शेयर क्रॉपर्स के जैसे काम करते हैं। शेयर क्रॉपर्स मतलब कि जो भी पैदावार होगा उसका एक हिस्सा शेयर करेंगे, ठीक है। तो बहुत बार वो एक्सप्लॉयटेटिव हो जाता है, बहुत सारा जो क्रॉप का हिस्सा शेयर करना पड़ता है, उसको भी हम उस पर भी काम करना चाहिए। सोशल वेलफेयर की अगर हम बात करें, कि जो इनजस्टिस है पर्टिकुलरली, वो जैसे इनजस्टिस मतलब कि अगर आप जो हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस होती है बहुत सारे फार्मर्स की, कि वो सिर्फ जो उगा रहे हैं उसमें से बहुत ही कम बचा पाते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं जा पा रहे तो बच्चे भी एग्रीकल्चर ज्वाइन कर लेते हैं, एंड रादर रूरल बाकी एरियाज में लगे रहते हैं, तो अपने आप को वो अपग्रेड नहीं कर पाते स्किल वगैरह भी। तो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड जो लैंड
लैंड होल्डिंग सीलिंग वगैरह बनाकर एंड इवन की बहुत सारी और एक्स्ट्रा सर्विसेज जो स्मॉल लैंड होल्डर्स हैं उन तक पहुंचाकर हम सोशल वेलफेयर की बात भी कर सकते हैं। प्लान्ड डेवलपमेंट रहे तो लैंड को रीडायरेक्ट करना आसान रहेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज किया जा सकता है इसके तहत, अगर हम लैंड जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम को ठीक से चलाएं। ओके, ठीक है दोस्तों। तो ट्राइबल प्रोटेक्शन की बात क्यों होती है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है ना लैंड में, अगर हम बात करें तो लैंड रिफॉर्म्स में ट्राइब्स वर एब्सोल्युटली मिसिंग, उनके बारे में बात ही नहीं की गई थी। लैंड रिफॉर्म्स का वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म है कि ट्राइब्स के बारे में उसने कोई बात ही नहीं करी। 2004-5 में जाके जब हमारे पास जो आता है, जो पर्टिकुलर एक्ट आता है, जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बोलते हैं इसको, वहां पर ट्राइब्स की बात शुरू होती है, उनकी जमीन की बात शुरू होती है। उसके पहले ट्राइब्स की बात ही नहीं करता हमारा पूरा लैंड रिफॉर्म्स। इट्स अ मेजर ड्रॉबैक। ओके, ठीक है। तो इसलिए हम बोले कि लैंड इनइक्वालिटी आज भी एक बड़ा इशू है। तो लैंड रिफॉर्म्स लेकर आके हम बोल सकते हैं कि अभी तक भी, इसलिए ना वर्क इन प्रोग्रेस भी हम बोले तो बहुत पीछे की बात कर रहे हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं है अभी। तो इट्स अ मेजर चैलेंज कि लैंड की जो बढ़िया डिस्ट्रीब्यूशन हो आज तक नहीं कर पाए। तो इसीलिए इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी भारत में रिड्यूस करने में थोड़ा सा ये जो लगता है कि नाकामयाब रहा। ओके, ठीक है। किसी स्टेट में बोलते हैं कि ठीक रहा, लेकिन मोस्टली हम बाकी पूरे देश में हम इसको फेलियर की तरह जैसे ये मानते हैं, जो इसके स्टेटेड टारगेट से वो नहीं हो पाए। ओके, एंड देन उसके बाद हम बोलें कि जो इनकम, जो एक्यूमुलेशन, जो ग्रोथ एक्यूमुलेशन को बात करें, ह्यूमन कैपिटल, फिजिकल कैपिटल, दोनों में ही ये अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकता है लैंड रिफॉर्म्स। एंड जो दुनिया भर में ये इनइक्वालिटी वगैरह को तो रिड्यूस करता ही है, हमारे देश में भी कर सकता है अगर हम इसको अगर बेहतर लीगल तरीके से एंड एग्जीक्यूटिव, हम जो ग्राउंड लेवल पे जो एग्जीक्यूट करेंगे उसमें अगर हमारे यहाँ पे साउंड रहेंगे मैकेनिज्म्स, जिसमें कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो कर पाएंगे तो लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, तीनों पर ही हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर पाएंगे। ठीक है। इक्विटी बढ़ती है। इक्विटी क्यों बढ़ती है? क्योंकि अगर ज़मीन सभी के पास होगी तो अकॉर्डिंगली वो ज़मीन का जो सभी जो यूज़ कर पाएंगे, तो सभी के पास इनकम जनरेटिंग एक सोर्स आ पाता है। ओके, ठीक है। कर कह सकते हैं सर बहुत अच्छे तरीके हैं कि एक तो हमारे पास कंप्यूटेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स है एंड लैंड सर्वे प्रोसेस बेटर हो सकता है एंड लैंड क्वालिटी अगर हम दे भी, ऐसे ना बहुत बार ऐसा हुआ देखने को मिला, जो विनोबा भावे जी ने जो चलाया था भूदान मूवमेंट, ठीक है, जो भूदान मूवमेंट में क्या था कि उन्होंने अगर अमीरों को अपील करी कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा ज़मीन है तो वो एक्स्ट्रा ज़मीन प्लीज़ आप दान कर दीजिए एंड हम उस ज़मीन को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे गरीबों में। तो लोगों ने जो दान किया भी, वो कौन सी ज़मीन थी? जो डीग्रेडेड लैंड थी या वेस्ट लैंड थी, मोस्टली वही लैंड इकट्ठी हुई। तो इसलिए मान लो अगर हम उस ज़मीन को बेहतर बना पाएं, रिक्लेम अच्छे से कर पाएं, लैंड की क्वालिटी इंप्रूव कर पाएं, वेस्ट लैंड को हम अच्छा बना पाएं, तो हम लैंड रिफॉर्म को एक नई दिशा दे सकते हैं, जहां पर हम ऐसी ज़मीन को रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि अभी तक हम बिल्कुल ऐसे ज़ाया मानते थे, वेस्ट मानते थे। ठीक है। तो इसलिए तो अभी हम बोलें कि आज की एरा में तो इतनी कोई प्रायोरिटी में नज़र भी नहीं आता किसी का लैंड रिफॉर्म, बट लेकिन ये रूरल डेवलपमेंट में, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम कर सकता है। लीगल पर्टिकुलर काम करने ज़रूरी हैं, अदरवाइज विदाउट, वही आई रिपीट अगेन कि अगर हम लीगल तरीके से काम नहीं करेंगे तो जो एग्जीक्यूशन भी उतनी ही उसकी पुअर हो जाती है एंड एग्जीक्यूशन पुअर हो जाती है तो वो सिर्फ जुडिशरी के साथ ही हम केसेस में उलझे रहते हैं। हमारे देश में प्रॉपर्टी के केसेस आज भी 50-50 साल पुराने केसेस आज भी चल रहे हैं एंड उस पर डेट पे डेट शायद पड़ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं। लैंड रिफॉर्म्स के बारे में आप 3 चीज़ों पर ध्यान रखें कि क्या होती है लैंड रिफॉर्म, उसके बाद ये आपको पता है आज का स्टेटस क्या है एंड क्या किया जा सकता है वे फॉरवर्ड में। आप उसको बताएं कि सर अभी भी ना इट्स लॉन्ग वे टू गो, इनइक्वालिटी, पॉवर्टी रिड्यूस कर सकता है ये, लेकिन अभी कर नहीं पाया। ठीक है। तो यही एक जो थोड़ा सा अटेम्प्ट है आपको क्वेश्चंस के थ्रू बहुत कुछ समझाने का एंड दोस्तों ये भी बताने का कि हमारे बहुत से मॉड्यूल्स रहते हैं, पेड एंड फ्री, दोनों का ही फायदा उठाएं। फ्री तो चलो फ्री हैं, पेड वाले भी लो कॉस्ट मॉड्यूल्स हैं, वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स एंड आप कॉल भी कर सकते हैं, उनके बारे में पूछ सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।